हाँ, तो प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 10 जनवरी से 20 जनवरी 2022 तक प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होने वाला है और हो रहा है, अभी शुरू हो गया है। सो आप देखिए कि एक प्रश्न पत्र मुझे मिला है, उसे मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्गत किया गया ये प्रश्न पत्र है और उसको इसमें ये फिजिक्स है। उसको आप देखिए कि प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम का प्रश्न कैसे पूछा गया है, और अगर आप एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो इसके लिए तैयार रहेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। ये है 2022 का फिजिक्स का ISC फिजिक्स का ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का प्रश्न पत्र। सो आप देखिए कि इसमें कैसे प्रश्न किए जा रहे हैं। ये परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, इस तरह से ये सब निर्देश कुछ दिए गए हैं। 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। हाँ, एक बात यहाँ पर आपको गौर करने की बात है, यहाँ पर 4 नंबर में जो कि यहाँ पर खंड, इसमें 2 खंड दिए गए हैं, खंड अ और खंड ब। तो खंड अ में से बहुत सारे प्रश्न हैं, उसमें से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर आपको देना है, एक से ज़्यादा नहीं, बस एक ही प्रश्न का उत्तर देना है जो 15 नंबर का है। और फिर खंड ब में भी बहुत सारे प्रश्न हैं और उसमें से भी कोई आपको एक ही क्रियाकलाप को बनाना है। सो आगे आप चलिए देखते हैं। हाँ, तो भाई अंकों का वितरण इस प्रकार से है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स देख लीजिए। प्रयोग पर आपको 15 अंक मिलने वाले हैं और एक्सपेरिमेंट यानी क्रियाकलाप पर 5 अंक निर्धारित हैं। रिकॉर्ड यानी आप जो कॉपी लिख करके ले जाएंगे उसके लिए 5 नंबर दिए जाएंगे। और कुछ वाइवा पूछा जा सकता है, यानी मौखिक परीक्षा, मौखिक के रूप से कुछ प्रश्न किए जाते हैं, उसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। और इस तरह से 15, 5, 20 और 10 से ये 30 नंबर का टोटल है आपको परीक्षा देने हैं। यानी फिर से आप देख लें इसको कि प्रयोग पर जो एक प्रश्न का उत्तर देना है वो है 15 अंक का, क्रियाकलाप एक ही प्रश्न का उत्तर देना है वो है 5 अंक का, रिकॉर्ड पर यानी जो कॉपी लिख करके ले जाएंगे उस पर है 5 नंबर, और मौखिक परीक्षा जो होगी उसके लिए भी है 5 अंक। आइए अब खंड अ में देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। खंड अ सेक्शन ए में 15 अंक का प्रश्न है और किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। सो इसमें लगभग 10 प्रश्न दिए गए हैं, 10 नहीं 12 प्रश्न भाई दिए गए हैं, और इन 12 प्रश्नों में से मात्र एक ही प्रश्न का उत्तर आपको देना है। सो ये देख लीजिए किस किस तरह के प्रश्न दिए गए हैं। सो आप इसे देख लें, और इसमें से हम 2 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखने के लिए तैयार किए हैं। सो आप 2 प्रश्नों को देखेंगे। हाँ भाई, तो कुछ पिछले पृष्ठ पर था जो 1 से 8 तक प्रश्न था, अब इसमें 10 से 12 तक ये प्रश्न पूछे गए हैं। सो आप इसे प्रश्नों को देख लें, और फिर अगला जो ब सेक्शन में है यानी ब खंड में है वो है 5 अंक का, उसमें भी किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। सो इसके लिए भी हमने 2 प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। सो आपके सामने हम उसे प्रस्तुत करेंगे। सो आगे देख लीजिए, ये है कौन कौन से प्रश्न, और इसमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर आपको दिया जाएगा। हाँ भाई, तो ब खंड से जो 1 से 5 तक पिछले पृष्ठ पर था, और 6 से देखिए 10 तक इसमें प्रश्न दिए गए हैं, और इसमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर हम आपके सामने अब देने वाले हैं। सो आप इसकी तैयारी में रहें और तैयार होकर के ही अपने एग्ज़ाम हॉल में जाएं। हाँ, तो भाई अब देखिए, ये खंड अ यानी सेक्शन ए से जो 15 अंक निर्धारित किए गए हैं और एक प्रश्न का उत्तर देना है, इसमें से हमने तीसरा प्रश्न का उत्तर आपको हम दे रहे हैं, और फिर एक छठा प्रश्न का उत्तर भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सो आप दोनों प्रश्नों में से किसी एक की तैयारी करके आसानी से जा सकेंगे। हाँ, तो भाई तीसरा प्रश्न आप देख लीजिए, तीसरा क्या दिया गया है। मीटर सेतु का प्रयोग करते हुए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन के नियम का सत्यापन करें। तो ये इस तरह से हमारा तीसरा प्रश्न है। सो इसका आंसर आप देख लीजिए यहाँ पर कि मीटर सेतु का प्रयोग करते हुए प्रतिरोधों के समांतर तथा श्रेणी क्रम संयोजन के नियमों का सत्यापन करें। तो भाई आप इसको समांतर के लिए नहीं देना है, आपको सिर्फ श्रेणी क्रम के लिए ही देना है। इसके लिए आप देखिए, सबसे पहले उपकरण देख लें, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, मीटर सेतु, जॉकी,
गैल्वेनोमीटर, बैटरी संयोजन तार, बालू पत्र इत्यादि। सिद्धांत है प्रतिरोधक संयोजन के नियम श्रेणी क्रम में देख लीजिए क्या है। जब सभी जोड़े गए प्रतिरोधों से एक समान धारा प्रवाहित होती है तो ऐसे संबंध को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। उनका समतुल्य प्रतिरोध होता है। हाँ, तो भाई इस तरह से ये RA सीरीज में है, R1 + R2 + R3, इस तरह से और आगे भी बढ़ सकता है। यानी सिग्मा I1 I = 1 to n तक RI, यानी I के जगह पर 1 2 3 और सबका जोड़ है। और इस तरह से ये फिगर दिया गया है और इसी तरह के फिगर को आपको ये श्रेणी क्रम में तैयार करके लिखना है और ये फिगर दे देना है। तो हाँ भाई, तो प्रयोग विधि में देखिए सभी कुंडलियों को प्रतिरोधों को अलग लिखे जाता है। इसके लिए कुंडली को संयोजन के मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ने और पूरी व्यवस्था को पोस्ट ऑफिस बॉक्स में डालकर व्यवस्था का प्रतिरोध ज्ञात कर लिया जाता है। अब सभी कुंडलियों को समांतर क्रम में दो संयोजकों की मदद से जोड़ते हैं। पूरी व्यवस्था को पोस्ट ऑफिस बॉक्स में डालकर व्यवस्था का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। और इस तरह से ये तो भाई आपको मापने से कैलकुलेशन मिलेगा, लेकिन इसमें जो दिया गया है उसी तरह से आपको आने वाला है और इस तरह से ये मान आ सकेगा। और तब हम यहाँ से R1 का मान, यानी ये सभी तीनों मानों को जोड़कर और 3 से भाग दे करके इसका औसत निकाल लेते हैं। फिर R2 का मान, फिर ये तीनों मानों को जोड़कर और 3 से भाग दे करके औसत निकाल लेते हैं। तो भाई गणना यानी कैलकुलेशन, R1 का मान और R2 का मान जो हमने निकाला है, R1 R2 को श्रेणी क्रम में और सीरीज में आपको लेना है। तो इस तरह से जोड़ करके 3 से भाग दे करके और ओमेगा यानी प्रतिरोध का मान हम ये निकाल लेते हैं। और तब परियोगी का मान R1 + R2 ये जोड़ करके निकाल लेते हैं। और इसका अंतर कोई खास जरूरी नहीं है, अंतर निकालना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर आप निकाल लेते हैं तो अच्छा भी है। तो इस तरह से भाई इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने हमने दिया और इस तरह से आप इसका तैयारी करके श्रेणी क्रम में लिख सकते हैं और अच्छे अंक का हकदार बन सकते हैं। हाँ, तो भाई अगला जो प्रश्न प्रयोगी का हम देने वाले हैं, दो दे रहे हैं, इसलिए कि आपको तो 2 में से केवल एक ही को लिखना है। ऐसे तो इसमें 12 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आपको एक ही देना है। तो आइए एक और देते हैं। इससे पहले कि आप थोड़ा सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को भी बुलाकर इसे लाभान्वित करें। सो आगे चलते हैं। देखिए छठा प्रश्न हमारे पास है, चल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कांच की सिल्ली के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करें। देखिए फिर से देख लीजिए, चल सूक्ष्मदर्शी, यहाँ से है छठा प्रश्न, चल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कांच की सिल्ली के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो आइए अगला देखते हैं। ये छठा प्रश्न, चल सूक्ष्मदर्शी की मदद से कांच की सिल्ली का अपवर्तनांक ज्ञात करना। आवश्यक उपकरण में कांच की आयताकार सिल्ली, चल सूक्ष्मदर्शी, स्पिरिट लेवल, लाइकोपोडियम, चून, मार्कर इत्यादि रखेंगे। सिद्धांत है, सघन माध्यम में रखी हुई वस्तु को विरल माध्यम से देखने पर वस्तु को अपने वास्तविक स्थान से उठी हुई मालूम पड़ती है। वस्तु के स्थान का यह आभासी परिवर्तन विरल माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम के अपवर्तनांक तथा सघन माध्यम में वस्तु की गहराई पर निर्भर करता है। और आभासी परिवर्तन इसलिए होता है कि जब दो माध्यमों के विलयकारी सतह पर किरण घने माध्यम से विरल माध्यम की ओर अग्रसर होती है, तब अपवर्तनांक की क्रिया से यह आपतन बिंदु पर डाले गए विलंब से दूर विचलित हो जाती है। और गणितीय अपवर्तनांक म्यू बराबर वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, ये फॉर्मूला ही है। प्रयोग विधि में आप देखिए प्रोसीड्यूर क्या है। तो सर्वप्रथम मार्कर की मदद से सूक्ष्मदर्शी के आधार को क्षैतिज बना लेते हैं। नेत्रिका नली को ऊपर नीचे खिसकाकर वर्नियर स्केल का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। अब सफ़ेद कागज के टुकड़े पर रोशनाई से यानी स्याही से क्रॉस कर चित्र बनाकर उसे सूक्ष्मदर्शी के आधार पर डालकर पठन लेकर उसे पहचान कर कांच की निचली सतह पर क्रॉस चिन्ह बनाकर उसे पठन लेते हैं और उसी पर कांच की सिल्ली पर सूक्ष्मदर्शी और लाइकोपोडियम चून डालकर परीक्षण के अपवर्तनांक की गणना करते हैं। हाँ भाई, तो इसमें तो गणना इस प्रकार से आया हुआ है। सो आपका गणना अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन आपको इसी तरह कुछ भी हो सकता है। सो आप निकालेंगे, प्रयोग अगर होगा तो निकालने पर आएगा और ना ऐसा ही आएगा।
हाँ भाई, तो फिगर इस प्रकार के आते हैं। सो फिगर भी आप बना लेते हैं तो अति अच्छा ही अच्छा होगा। तो आइए अब गणना में क्या है, कैलकुलेशन। माध्य अपवर्तनांक म्यू बराबर ये जो मान पीछे दिखाया गया है उसी में से मानों को जोड़ करके और 3 से भाग दे करके उसका एवरेज यानी औसत मान निकाला गया है। और परिणाम यानी रिजल्ट अपवर्तनांक म्यू बराबर वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई आप देखेंगे कि नियत आता है। तो इस तरह से ये हमारी परिभाषा के रूप में ये सही ठहरता है। और सावधानियाँ, चल सुंदरसी द्वारा लिए गए पठन को सही से अंकित करना चाहिए। जब कॉलम में क्रॉस चिन्ह पूर्ण रूप से फोकस रहता है तब चल सुंदरसी में देखे गए प्रतिबिंब नेत्रिका क्रॉस तंतु के प्रतिबिंब में कोई फ्लैक्स नहीं रहता। अतः यह उचित होता है कि यह वस्तु को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी को इसी प्रकार फोकस करे कि वस्तु के प्रतिबिंब तथा नेत्रिका क्रॉस बिंदु पर कोई पैरेलेक्स न हो। तो हाँ भाई, तो अब अगला देखिए खंड ब में। खंड ब से भी आपको एक ही प्रश्न का उत्तर देना है और ये 5 अंक निर्धारित है। किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और ये 5 अंक निर्धारित है। तो इसमें हम आपको तीसरा प्रश्न लेकर चल रहे हैं। किसी कांच की सिल्ली पर झुकी आपतित किरणों के अपवर्तन और पार्श्वीय विस्थापन का अवलोकन करें। और एक प्रश्न हम आपको लेकर चलने वाले हैं। ये देख लीजिए, घरेलू परिपथ का संयोजन। घरेलू परिपथ का ये 10वां प्रश्न है। घरेलू परिपथ का संयोजन करें जिसमें 3 बल्ब, 3 ऑन ऑफ स्विच और 1 ऊर्जा का स्रोत हो। ऊर्जा का एक स्रोत भी हो। तो इस तरह से ये 10वां प्रश्न हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। देख लीजिए 10वां प्रश्न क्या है। तो एक घरेलू परिपथ का संयोजन करना जिसमें 3 बल्ब, 3 स्विच है, 1 फ्यूज जो शक्ति स्रोत हो। तो इसके लिए आपको इस तरह से फिगर बनाने होंगे। आप इसमें से कोई एक फिगर भी बना सकते हैं और इस तरह से सिद्धांत लिखेंगे। घरेलू सर्किट में 220 हर्ट्ज की 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की विद्युत धारा होती है। घरेलू सर्किट में सभी उपकरणों के मेन स्विच को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। भाई, श्रेणी में नहीं जोड़ा जाता। घरेलू परिपथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। हर एक उपकरण के साथ स्विच श्रेणी क्रम से संबंधित है। साधारण उपकरण जैसे बल्ब, पंखे, ट्यूबलाइट आदि के लिए 5 एम्पियर का स्विच, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, गीजर आदि के लिए 15 एम्पियर का सर्किट उपयोग में लिया जाता है। तो इस तरह से सॉकेट पर भी ध्यान देना है कि अधिक वोल्टेज वाले के लिए 15 एम्पियर का सॉकेट चाहिए और कम के लिए 5 एम्पियर का। किसी समय कुल बिजली की खपत P बराबर P1, P2, P3 हो। तो P1, P2 अलग अलग उपकरण द्वारा खपत की गई बिजली के मान हैं। और प्रयोग विधि इस तरह से 3 बल्ब B1, B2, B लेते हैं। इसमें C1, S1, S3 श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं और इस तरह से बल्बों का स्विचों को दूसरे से बल्बों के स्विचों को पार्श्व संबंधित कर लेते हैं। हाँ, मुख्य फ्यूज को विद्युत धारा का स्रोत श्रेणी क्रम में संबंधित कर लेते हैं। स्विच S1, S2, S3 बारी बारी से ऑन करके बल्बों का अवलोकन करते हैं। अब सभी स्विचों को एक साथ ऑन करते हैं और अवलोकन करते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है कि मकान में विद्युत परिपथ का समायोजन पूर्ण और उसमें उपयुक्त मान का सेफ्टी फ्यूज लगा हुआ हो। सावधानियाँ है कि रेखाचित्र स्वच्छ एवं स्पष्ट होना चाहिए। संयोजन सही से करना चाहिए। सेफ्टी फ्यूज का उपयुक्त रूप में चयन किया जाना चाहिए। हाँ, तो भाई इसे अगला अब क्रियाकलाप एक और हम आपको देने वाले हैं जो तीसरा प्रश्न है ब खंड का। तो इससे पहले कि आप अगर भूल गए हों तो भाई थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ अपने दोस्तों को भी इसे फ़ायदा पहुंचाएं और उससे साथ में बुलाएं। तो देखिए अगला हमारा तीसरा प्रश्न क्या है भाई। किसी कांच की सिल्ली पर झुकी हुई आपतित किरणों का अपवर्तन और पार्श्वीय विस्थापन का अवलोकन करें। इस तरह से ये प्रश्न है जो तीसरा प्रश्न है। तो आइए चलते हैं तीसरा प्रश्न क्या है भाई। किसी कांच की सिल्ली पर आपतित झुकी हुई किरणों का अवलोकन का अपवर्तन और पार्श्वीय विस्थापन का अवलोकन करना। हाँ, तो भाई इसमें आवश्यक उपकरण है। देखिए श्वेत कागज, कांच की सिल्ली, चित्रपट, सिलाई, सुई, मीटर स्केल तथा पेंसिल इत्यादि। सिद्धांत थ्योरी, जब प्रकाश की किरणों किसी कांच की सिल्ली से होकर जाती है तो निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाती है और तत्सम मार्ग में आपतित किरण के पार्श्विक विस्थापन होता है। इसे D से भी व्यक्त किया जाता है। आप फिगर को देख लेते हैं और इस तरह से कैसे पार्श्विक विस्थापन हुआ है। प्रयोग विधि,
सर्वप्रथम सफ़ेद कागज पर पेंसिल द्वारा चित्र कर उसे घेरे में कांच की सिल्ली को रख लेते हैं। अब मीटर स्केल का सीधी रेखा खींच करके 2 क्यू और एल बनाते हैं और बल्ब प्रकाश के परावर्तन से प्रतिबिंब को पी क्यू के सीधे में रखा जाता है और रेखा खींचते हैं। अब पिन और सिल्ली को बदलकर पी क्यू और आर एस के समांतर चित्र के अनुसार पार्श्व विचलन का परीक्षण कर लेते हैं। अब कांच की सिल्ली को चौड़ाई में रखकर इस प्रयोग को पुनः दोहराते हैं। इस बार भी पहले के समान ही अवलोकन प्राप्त होता है और किंतु इस बार मात्र अंतर यह होता है कि निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है और पार्श्विक विस्थापन डी हो जाता है। सो यही है पार्श्विक विस्थापन डी, ये जो पार्श्विक विस्थापन है आपस में। तो पार्श्विक विस्थापन डी होता है जिस स्लैब से होकर प्रकाश की किरण गमन करती है उसकी मोटाई टी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आपका निष्कर्ष देख लीजिए। नंबर 1 रिजल्ट आपको क्या मिला, कांच के गुटके से निर्गत प्रकाश की किरण आपतित किरण के समांतर होती है किंतु इसके मार्ग में पार्श्वतः विस्थापन होता है। निर्गत किरण का पार्श्विक विस्थापन कांच की गुटकी की मोटाई में वृद्धि के साथ बढ़ता है। हाँ तो भाई अब ये हमारा प्रश्न फिजिक्स का 2 प्रश्न, एक क्रियाकलाप से 2 और प्रयोग विधि से हमने 2 दिया। सो 4 में से 2 ही अलग अलग खंडों में से 2 को हमने दिया है, उसमें से केवल आपको एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो पहला प्रयोग विधि में आपको 15 अंक मिलने वाले हैं जबकि क्रियाकलाप से 5 अंक मिलने वाले हैं और इस तरह से 20 मार्क्स का क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स तो आप आसानी से तैयार कर सकते हैं और 5 आपको कॉपी से मिलने वाला है और 5 भाई यानी मौखिक परीक्षा से कुछ पूछताछ से मिलेंगे। सो इस तरह से आपको तैयार करके 30 नंबर मिलने वाले हैं। तो आइए भाई, अगर आप हमारे वीडियो को आप समझते हैं, अच्छा लगता है तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो धन्यवाद बच्चों।